नमस्कार। आज सुबह सुबह एक दुखद खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आई है, जहां एक केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक हो गई और इस वजह से अभी तक एक बच्चे समेत 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 200 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से लगभग 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना पर नज़र बनी हुई है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोई विशेष टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की वजह से यह कंपनी बंद थी और अब खोलने की तैयारी हो रही थी। इसीलिए सवाल कई हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या एक लंबे अंतराल तक बंद रहने की वजह ने इस घटना को अंजाम दिया। खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन एक तरफ जहां जिंदगी बचाने के लिए लगाया गया, तो वही लॉकडाउन जो है वो जिंदगी लीलता या खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सबसे बुरा हाल प्रवासी मजदूरों का है और एक दिल दहला देने वाली जो खबर है वो कर्नाटक से आई है, जहां प्रवासी मजदूरों को कथित तौर पर बंधुआ बना लिया गया है। तो दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा कर्नाटक में फंसे प्रवासी मजदूरों के दुखद हालात की करेंगे हम, और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं अमलेंदु जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है, एक मुलाकात डॉक्टर राजीव राठी के साथ होगी उम्मीदों भरी बात। कैसे रखें खुद को सुरक्षित और खुशहाल। जुड़िए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब। 8 मई को दोपहर 12:15 बजे डीबी लाइव और डेली हंट पर एक साथ। दरअसल कर्नाटक से कामगारों को उनके गृह राज्य ले जाने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से लगभग 53,000 तो अकेले बिहार लौटने वाले थे। लेकिन येदियुरप्पा सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में उन्हें रोक लिया। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुलाकात की, क्योंकि राज्य के बिल्डरों और ठेकेदारों को यह आशंका है कि इस तरह से बड़े पैमाने पर अगर मजदूरों और कामगारों का पलायन हो जाएगा तो राज्य में कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा। तो इस मुलाकात के बाद ही राज्य की भाजपा सरकार ने बड़ी चतुराई से ट्रेनों को रद्द करवा दिया है और यहां के मजदूरों को बंधुआ बना लिया गया है। अमलेंदु जी, अभी ये नहीं पता है कि राज्य में रियल एस्टेट का काम कब शुरू होगा, मजदूरों को काम कब मिलेगा, कोरोना के डर के बीच ये मजदूर कहां रहेंगे, किन हालात में काम करेंगे, अगर उन्हें कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। देश के बाकी हिस्सों में फंसे मजदूरों की तरह कर्नाटक के मजदूर भी इस मुसीबत के वक्त अपने घर अपने परिवार के साथ रहना चाहते होंगे। ऐसे में उनके परिजनों से दूर रखने का कानूनी और नैतिक आधार क्या है। ऐसे तमाम सवाल कर्नाटक सरकार से पूछे जाने चाहिए और कायदे से केंद्र की ओर से ही ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि लॉकडाउन में सब ठीक होने और मजदूरों का हितैषी होने के दावे जो हैं सबसे अधिक केंद्र सरकार ने किए थे, मोदी सरकार ने किए थे। लेकिन यहां कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए राजीव जी, एक तो ये जो बेंगलोर का जो प्रकरण है, कर्नाटक का जो प्रकरण है, ये असल में केवल कर्नाटक का ही प्रकरण नहीं है। जितनी भी भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, सब जगह कमोवेश यही स्थिति है। और हम लोग पहले भी कह चुके हैं इस बात को खास तौर से कि इस संकट की घड़ी में भी भाजपा से जुड़े हुए लोग जो हैं और भाजपा के जो लोग हैं, वो तमाम जो है वो सांप्रदायिकता का वायरस और मजदूरों के खिलाफ जो है वो काम कर लगातार जो है वो कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए, गंभीर गंभीर इतना ज्यादा संकट है कि केवल कर्नाटक में नहीं बल्कि सब जगह जो है, मतलब जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां इस तरीके से जो है कानून लागू किए जा रहे हैं, मजदूरों के जो है हक छीने जा रहे हैं और जबरदस्ती जो है मजदूरों के ऊपर जो है वो की जा रही है। इस घटना को लेकर के जो झारखंड के एक मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, उन्होंने जो है मुलाकात की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और बताया कि वहां जो है उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया है झारखंड के मजदूरों को। इसी तरीके से जो जन अधिकार पार्टी है उसके नेता है पप्पू यादव, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि बिहारियों को अब बंधक कैसे बना लिया। येदियुरप्पा जी, अगर आपने नहीं छोड़ा तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम में जो है आपके खिलाफ मुकदमे कायम कराए जाएंगे। ये अब जो है घटनाएं हो रही हैं और ये सारी अमानवीय कार्रवाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी की जो है वो एक तरीके से नीति है, उसको लेकर के ही हो रहा है। एक तरफ तो इस तरीके से किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूरों से पहले तो पैसे लिए गए ट्रेन टिकट के,
और फिर जब उस पर बवाल हुआ, कांग्रेस ने कह दिया कि हम पैसा देंगे, तो फिर जो है उसको बहुत मानवीय बनने की जो है दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखिए कि जिधर एक तरफ जब बंगलौर की घटना आ रही है, ठीक उसी समय कल उत्तर प्रदेश में जो है 3 साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया है। यानी 3 साल तक जो है वो कोई भी श्रम कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति है। और सब हो किस नाम पर रहा है कि जो बाज प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको जो है वो रोजगार मिले इसके लिए। अरे अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते? बिल्कुल। ये सब जो है वो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से आप देखिए जो शराब जो खोली गई, उसके पीछे भी क्या दिया गया तर्क कि विकास जो है वो आप बाधित अर्थव्यवस्था जो है वो ठहरी हुई है उसको गति देने के लिए किया गया है। अगर शराब से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलती है तो गुजरात में तो कई सालों से जो है शराब बंदी है, तो गुजरात में तो विकास हुआ ही नहीं होगा फिर। तो शराब से किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था को गति मिली, ये केंद्र सरकार जो है हमको समझाने की कोशिश करे। हम तो नहीं समझ पा रहे हैं केंद्र सरकार के स्तर को। तो ये सब तरीके से जो है इसी तरीके से किया जा रहा है और अमानवीय कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और लगातार जो है केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है वो झूठ बोल रही हैं। जी अमलेंदु जी, लेकिन लॉकडाउन के कारण एक आंकड़ा जो है वो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के कारण लगभग 12 करोड़ लोगों को जो है रोजी और रोजगार से अचानक हाथ धोना पड़ा है। ये तथ्य हैं जो आंकड़ों के आधार पे मैं बता रहा हूं, तथ्यों के आधार पे बता रहा हूं। इसमें से कम 4 करोड़ मजदूर हैं और एक दूसरा अध्ययन जो है, दूसरा रिसर्च जो है उसमें कहा गया है कि इनमें से 78% को लॉकडाउन की अवधि में मजदूरी नहीं मिली है। इस वक्त जो है जब लॉकडाउन चला है उस समय जो उन्होंने काम किया है उस समय मतलब लॉकडाउन के कारण उनको मजदूरी नहीं मिली है और 82% को सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिला है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि सबको हम राशन मुहैया करा रहे हैं। और लगभग 64% के पास आगे गुजारे के लिए नाम मात्र की धनराशि बच गई है, रही हुई है। यह आंकड़ा एक सप्ताह पहले का है और आगे क्या स्थिति होती है वो हम समझ रहे हैं कि बहुत ही विकट स्थिति होने वाली है। और इसके अलावा उनके पास में कि कोई चारा नहीं रहेगा कि वो किसी भी हालत में अपने अपने घर लौट के जाएं जो प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन कर्नाटक की बिल्डर लॉबी और उसकी छत्र छाया में चल रही सरकार गरीब कामगारों को बंधुआ मजदूर बना करके रखना चाहती है, ये तो साफ नजर आ रहा है। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है अमलेंदु जी, तब से रोजाना हम मजदूरों की बदहाली के समाचार देख रहे हैं जो झकझोर देने वाली हैं और कई तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, कई वीडियो फुटेज भी हमारे सामने आ रहे हैं। और काम ना होने के कारण अपने घर गांव लौटने के लिए जो हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं पैदल सफर कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से जा रहा है। जिसके पास जो साधन मुहैया है उस साधन से वो जो प्रवासी हैं वो अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। और बहुत से कामगारों, इसमें से हम लोगों ने खबर भी दी थी और इसी में चर्चा भी किए थे अमलेंदु जी, आपको याद होगा कि बहुत से कामगार ऐसे हैं जो थकान, भूख, चिंता और बीमारी और डिप्रेशन के कारण रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी भी खबरें आई हैं और 200 से ज़्यादा आंकड़े ऐसे भी हैं। लेकिन सरकारों का दिल शायद पत्थर का होता है और ये साफ नजर आ रहा है। एक तथ्य ये भी है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, वो हर किसी को मानवता की मदद करने का संदेश देते हैं। आप ये कोटेड वर्ड है मानवता, लेकिन अमलेंदु जी जब खुद मानवता दर्शाने की बात आती है तो आखिर कहाँ गायब हो जाते हैं हमारे पीएम साहब? क्या कहेंगे आप? दरअसल हमारे प्रधानमंत्री भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जितना भाषण देते हैं अगर उसका 100वां हिस्सा भी अमल कर लिया करें तो मुझे लगता है कि भारत की तस्वीर बदल जाए। समस्या यही है कि प्रधानमंत्री भाषण तो जो बहुत देते हैं लेकिन अमल जो है उस पर बिल्कुल नहीं करते हैं, कतई अमल नहीं करते हैं। अगर अमल कर लें तो बहुत कुछ ठीक हो जाए। देखिए जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं सब जगह अमानवीयता जो है वो बढ़ती जा रही है और सरकारें लगातार अमानवीय होती जा रही है। आप देखिए कि लॉकडाउन लागू है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है उस पर कोई रोक नहीं है। सीए और एनआरसी के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे उन पर लगातार गिरफ्तारियां जो है इस लॉकडाउन की आड़ में की जा रही हैं और चुन चुन के जो निशाना जो है लोगों को बनाया जा रहा है। कल ही देखिए कि रोजा अफ्तार के समय दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं जफर इस्लाम साहब, उनके यहाँ पुलिस की दबिश पड़ी। ये सारी चीजें जो है 100 से ज्यादा की संख्या में पुलिस पहुंची उनके यहाँ। जी 100 से ज्यादा की ज्यादा संख्या में पुलिस पहुंची। तो यानी इस संकट की घड़ी में भी
इनका सांप्रदायिक एजेंडा है वो कहीं नहीं रुक रहा है और प्रधानमंत्री भाषण पेल रहे हैं मानवता के ऊपर के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण से सबसे पहले स्वयं जो है वो सीख लेने की आवश्यकता है। ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री बताएं इस देश को कि जब लॉकडाउन लागू किया गया था, इस देश से किसने कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए और सबको खाने का इंतजाम है। प्रधानमंत्री अपने कहे हुए शब्दों की मर्यादा क्यों नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि जो जहां है वहां रुक जाए और सबको खाना मिलेगा, प्रधानमंत्री बताए कि कहां कहां खाना दिया गया है, कहां कहां जो है केंद्र सरकार के टेंट लगे हुए हैं, कहां कहां केंद्र सरकार खाना खिला रही है, अब तक कितना पैसा खर्च किया गया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड का भी जो है लोगों को हिसाब दें कि कितना पैसा उसमें आ रहा है और वो किस मद में खर्च किया जा रहा है, आखिर वो पैसा खर्च हो कहां रहा है, ये सवाल भी है। आज ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश का कोई एक जल निगम विभाग है, वो 3 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहा है और पीएम केयर्स फंड में दान कर रहा है। ये क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है? ये देश जो है सवाल पूछता है, देश जानना चाहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी, जो आप दूसरों को मानवता का संदेश देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो जो है मानवीय बनने की कोशिश करें, वो मानवता दर्शाएं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अमलेंदु जी। अभी 2 दिन पहले हम सबको पता है कि कार्ल मार्क्स की जयंती थी। आपको पता ही है कि कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे और वैज्ञानिक थे और समाजवाद के प्रणेता भी थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के। लेकिन लगता है अमलेंदु जी कि ये सरकार तो शायद मार्क्स को भी गलत ठहरा कर दम लेगी, क्योंकि अब तो मजदूरों के पास उनकी बेड़ियां खोने का भी अधिकार शायद नहीं है। कम से कम कर्नाटक सरकार के रवैये से तो यही लगता है। दुनिया में शोषण का सिलसिला इसी पूंजीवादी सत्ता के कारण ही शुरू हुआ और कर्नाटक में हम इसका जीता जागता प्रमाण देख रहे हैं। सरकार तर्क दे सकती है कि ये सब उसने मजदूरों के भले के लिए किया है, उसे रोजगार देने के लिए किया है, लेकिन कोई नादान ही होगा जो इन मासूम लगने वाले तर्कों पर भरोसा करेगा और वहां साफ दिखाई दे रहा है कि वहां मजदूरों को बंधुआ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत ही ध्यान से सुना इस पूरे कार्यक्रम को, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अमलेंदु जी, आपने भी चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।